हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ा रहा था, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर, जिसके अंतर्गत ब्रेन आता है। ठीक है, तो मैंने आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो तंत्रिका कोशिका होती है यानी न्यूरॉन होता है, उसकी संरचना मैंने आपको समझा दिया था कि संरचना कैसा होता है। ये तंत्रिका जो कोशिका होती है ना, क्या कार्य करता है, पूरा हम लोग डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले ये हैं कि तंत्रिका कोशिका के प्रकार क्या है ना। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, तंत्रिका कोशिका जो है ना कि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, है ना। जो न्यूरॉन सेल है वो 3 टाइप्स की बटी हुई हैं। कौन सा? तो पहला है सेंसरी न्यूरॉन, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी। क्या बोलते हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये पहला है। दूसरा होता है मोटर, मोटर न्यूरॉन्स, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में चालक तंत्रिका तंत्र। क्लियर? नेक्स्ट आता है थर्ड मिक्स्ड न्यूरॉन, है ना, इसको बोलते हैं मिश्रित तंत्रिका तंत्र। यानी मैंने आपको बताया कि जो तंत्रिका तंत्र है यानी तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं वो कितने भागों में बटी हुई है, तो 3 भागों में। कौन कौन सी? सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, मिक्स्ड न्यूरॉन्स यानी संवेदी तंत्रिका तंत्र, चालक तंत्रिका तंत्र और मिश्रित तंत्रिका तंत्र। अब समझते हैं कि सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड क्या काम करते हैं। तो देखिए, पहला है सेंसरी। जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये क्या करता है ना कि ध्यान सुनिए, ये शरीर से, कहाँ से? शरीर से सूचनाओं को लेकर के, शरीर के अंदर से सूचना को लेकर के ये CNS तक लाता है। CNS क्या है? तो याद रखिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है ये? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है ना, संवेदी तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, वो क्या काम करता है कि शरीर के अन्य अंगों से ना सूचनाओं को लेकर के कहाँ पहुँचाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क में पहुँचाने का काम करते हैं। उसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। इसी के विपरीत होता है मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स क्या काम करता है कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के ये पहुंचाता है शरीर में। क्या करता है? ये शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस हाथ पर ये मार्कर मैं टच कर रहा हूं। देखिए, टच किया, ये टच किया तो ये हमें फील हो रहा है इस हाथ पर, और ये ब्रेन को एहसास हो रहा है कि ये उंगली पे कोई ना कोई टच हो रहा है। तो ये शरीर से जो सूचनाएं है ना, ये ब्रेन तक कौन लाया? सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात सोचिए, अब ये मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है? चालक तंत्रिका तंत्र, कि ये ब्रेन के अंदर से सूचनाओं को यहाँ तक पहुँचाता है यानी शरीर के अंगों तक पहुँचाता है। अब इसका मतलब एग्जाम्पल सुनिए, जैसे मान लो कि मेरे ब्रेन के अंदर, जैसे कभी कभी आपको एहसास होता होगा कि अरे यार मुझे यहाँ पे खुजली हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ से मतलब कोई
कीटाणु अगर आपको न भी काटे फिर भी एहसास होता है कि मानो यहाँ पे खुजली हो रही है कहीं, तो खुजली का एहसास जो होता है ना वो कौन, मोटर न्यूरॉन्स, यानी वो ब्रेन से सूचना पहुँचती है कहाँ पे, कोशिकाओं के पास। आगे समझना, यानी शरीर के अंगों से सूचना अगर ब्रेन तक आ रही है तो वो कौन ला रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स ला रहा है, और ब्रेन से लेकर के अगर शरीर के अंगों तक पहुंचा रहा है वो पहुंचा रहा है मोटर न्यूरॉन्स। और जो मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं ना ये दोनों काम करते हैं, ले जाने और ले आने दोनों का काम करते हैं। ये कौन, तो मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तो ये है तंत्रिका कोशिका के प्रकार। क्या है, कोशिका के प्रकार, यानी जो तंत्रिका कोशिका हम लोगों ने पढ़ा है वो तंत्रिका कोशिका के प्रकार है। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका भी लिख सकते हो आप, और मोटर न्यूरॉन्स चालक तंत्रिका कोशिका, मिक्स्ड न्यूरॉन्स मिश्रित तंत्रिका कोशिका। क्लियर, तो ये तीन होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। चलिए अब हम लोग जानते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। क्या जानते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रकार, मतलब हमारे शरीर के अंदर ये तंत्रिका तंत्र है। क्या है, ये पूरा पूरा तंत्रिका तंत्र है, मतलब हर जगह। यहाँ भी अगर टच कर रहा हूँ तो हमें ब्रेन का एहसास हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है ना जी जो इसको बता रहा है ब्रेन को कि यहाँ पे कोई टच कर रहा है। तो जो ये पूरा शरीर के अंदर भरा पड़ा है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र, पूरे शरीर में जाल की तरह भरा पड़ा है। ठीक है, तो यही जानने वाले हैं कि जो शरीर में जाल की तरह भरा हुआ है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला CNS, मैंने अभी बताया था CNS, दूसरा PNS, है ना, पहला है CNS, दूसरा है PNS और तीसरा है ANS। देखिए CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर, ऐसे ही होता है PNS, PNS को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब आते हैं ANS, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस, है ना, क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी जो तंत्रिका तंत्र है, हमारे पूरे शरीर में जो न्यूरॉन्स फैली हुई हैं, तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, CNS, PNS, ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर, ये 3 भागों में बटा हुआ है। और तंत्रिका कोशिका कितने भागों में, 3। एक संवेदी तंत्रिका कोशिका थी, चालक तंत्रिका कोशिका और मिश्रित तंत्रिका कोशिका, यानी सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। ठीक है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही थी, कुछ ब्रेन से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचा रही थी। वो कौन थी, तो आपका मोटर। अंगों से ब्रेन तक ला रहा था वो कौन था, तो सेंसरी। और दोनों का काम कौन कर रहा था, तो मिक्स्ड। लेकिन ये पूरा जो फैला हुआ है, जो ला रहा है, जा रहा है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, CNS, PNS और ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले यही जानते हैं कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन का कौन कौन सा हिस्सा आता है। तो देखिए CNS के अंतर्गत जो है कि 2 चीज़ें आती हैं। एक ब्रेन, देखिए नॉर्मल हम लोग इंसान या कोई भी बोलता है कि हमारा ये मस्तिष्क है, बट ऐसा नहीं है, ये सब नर्वस सिस्टम है। इसके अंतर्गत जो है ना कि नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में बटा है ना। पूरे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट में बटा है, CNS, PNS और ANS।
तो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये प्रमुख भाग है तीनों में, यही पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। कौन? CNS, है ना। पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? CNS। तो आपको ये पूछा जाए कि बताइए जो तंत्रिका तंत्र है ना, उसमें से सबसे प्रमुख तंत्रिका तंत्र कौन सी है? तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के कुल 2 अंगों से मिलकर बना है। पहला ब्रेन, कौन सा? ब्रेन। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु। देखिए ब्रेन, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये ब्रेन है, और यहाँ से देखिए बैक साइड से लेके ये कमर तक आई हुई है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु। ठीक है, तो जो मेरु रज्जु है ना, वो पीछे यानी यहाँ से मस्तिष्क से लेकर के नीचे कमर तक पहुंची हुई है, वो मेरु रज्जु है। और जो ब्रेन है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ब्रेन है। क्लियर? तो CNS 2 भागों से मिलकर बना है, एक ब्रेन यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्रेन से स्टार्ट करूंगा, फिर मेरु रज्जु तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम एक पार्ट में आपको ब्रेन पढ़ाएंगे, फिर दूसरे पार्ट में मेरु रज्जु। तो चलिए ब्रेन को हम लोग समझते हैं कि आखिर में मस्तिष्क होता क्या है, मस्तिष्क की बनावट कैसी होती है ना, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, सब कुछ डिटेल्स के साथ समझते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मस्तिष्क का, आप ये पिक्चर देखिए, ये है मस्तिष्क का। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो भार होता है ना, औसत भार, वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? मस्तिष्क का औसत भार जो है कि 1300 से 1400 ग्राम होता है। लेकिन यही भार पुरुषों में, अगर पुरुषों की औसत निकाला जाए तो उसमें लगभग 1450 ग्राम। कितना? 1450 ग्राम। लेकिन अगर वही बात किया जाए महिलाओं के औसत जो ब्रेन होगा उसका कितना होगा? तो 1350 ग्राम। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने पहले बोला 1300 से 1400, फिर 1450, 1350, ये क्या है? समझिए, जब मैंने बोला कि मानव शरीर के अंदर मस्तिष्क का औसत भार, देखिए मानव में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उनके मस्तिष्क का जो औसत भार होगा ना, वो 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक होगा। लेकिन वही बात करें केवल पुरुषों में, केवल पुरुषों को उठाइए, अगर उनके ब्रेन का आप वेट करते हो तो उनका जो औसत भार होगा वो लगभग 1450 ग्राम होगा। कितना होगा? 1450 ग्राम होगा। लेकिन वही बात करें फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनमें जो ब्रेन होता है ना, वो 1350 ग्राम होता है औसत। क्लियर? अब समझिए, जब कोई इंसान आपसे कुछ बोलता है, जैसे मैं चीजें बोल रहा हूं, तो आपके ब्रेन के अंदर मात्र 0.15 सेकेंड तक ही रह रहा है। ठीक है, उसके बाद वो तुरंत ब्रेन से हट के दूसरे ब्रेन के हिस्से में चला जा रहा है ना। मैं आगे समझाऊंगा कि ये ब्रेन के किस हिस्से में जा रहा है। अभी बस इतना समझिए कि जो भी इंसान अपनी आवाज सुनता है या दूसरे की आवाज सुनता है, वो मात्र ब्रेन के अंदर 0.15 सेकेंड तक ही बना रहता है। तो आपको क्या क्या मैंने बताया कि ब्रेन का भार कितना होता है, हम आवाज जो सुनते हैं वो कितने समय तक ब्रेन के अंदर रहता है। अब समझिए, जो ब्रेन का वेट है ना, ये जो वेट था 1300 से 1400 ग्राम तक, ये जो है ना कि पूरे शरीर के वेट का लगभग 2% होता है। यानी आपका शरीर का जितना वेट होगा ना, उसका 2% निकालेंगे तो लगभग इतना ही आसपास आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि किसी का वेट जो है कि 40 kg है। कितना है? 40 kg। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 40 kg अगर किसी का वेट है तो 40 kg का मतलब कितना ग्राम? तो 40,000 ग्राम। इसका 2% यानी 2/100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, यानी कितना ग्राम? 800 ग्राम आ रहा है। मतलब एक बात आपको समझ में आ गई कि अगर कोई व्यक्ति 40 किलो का है ना, 40 kg का है, तो उसके ब्रेन के अंदर ब्रेन कितना होगा? लगभग 800 ग्राम का होगा। तो ये समझ में आ गया ना कि मानव शरीर का जितना भार होता है उसका 2% क्या होता है? उसका ब्रेन का भार होता है। उसके बाद और समझते हैं कि देखिए जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड है। क्या है? ब्लड है। और तत्व की बात करें तो ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा जो तत्व है ना, वो है सोडियम। याद रखिएगा, सोडियम। जो हम लोग नमक खाते हैं ना, नमक,
है ना। तो सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर क्या है, सोडियम तत्व है ना, Na तत्व सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर है। और Na जो है कि ब्लड के साथ मिक्स है। तो सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ है, ब्रेन के अंदर। ये पूरे शरीर में जितना ब्लड है ना, उसका 20% ब्रेन के अंदर क्या है, खोपड़ी में ब्लड है। इसलिए जब आप देखोगे ना फिल्मों में जब शूट किया जाता है, जब हीरो या हीरोइंस जब किसी ऊंचाई से कूदते हैं, तो हमेशा ब्लड जो है कि माउथ की तरफ से या सर की तरफ से निकलता हुआ दिखाया जाता है पिक्चर में। क्यों, कभी देखे पैर से निकलते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर का वेट जो होता है ना, उसका जो है कि 20% क्या होता है कि पूरे शरीर का 20% जो है कि ब्लड ब्रेन के अंदर होता है। और उस ब्लड के अंदर क्या होता है, सोडियम होता है। और यही सोडियम जो है ना कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा तत्व होता है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो आप हमेशा कहिएगा सोडियम। ब्रेन के अंदर सोडियम तत्व होता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में ना, कभी कभी देखोगे गर्मियों के मौसम में क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि सोडियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम नमक, नींबू घोल के या ग्लूकोज इसका सेवन करते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर जाए, जिसके कारण नमक यानी सोडियम हमारे अंदर हो, जिसके कारण सूचनाएं चले और हमारा दिमाग तेज काम करे। ये चीजें होती हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बात ये समझिए कि मैंने लिखवाया, देखिए मस्तिष्क में रक्त लगभग 20% होता है। मैंने आपको समझा दिया। मस्तिष्क में ध्वनि 0.15 सेकेंड तक बनी रहती है। औसत भार और भार मैंने आसानी से आपको समझा दिया है। अब सुनिए, जो हमारा ब्रेन है ना, वो बहुत ज्यादा नाजुक है, मुलायम है, यानी कोमल अंग है। क्या है, कोमल अंग है। अगर उसको आप ऐसे टच करोगे ना, गुलगुल गुलगुल करेगा। जैसे आप देखिए ना, ये गुलगुल कर रहे हैं ना, वैसे ही ब्रेन जो है ना गुलगुल गुल टाइप का होता है। मतलब जैसे समझिए कि पका हुआ आम है ना, अगर ऐसे टच कर दिए बेचारा फट जाएगा। तो समझ ना, वैसे ब्रेन इतना कोमल है, मस्तिष्क इतना कोमल है कि भगवान ने उसकी सुरक्षा के लिए ऊपर इस खोपड़ी दिया है। देखिए खोपड़ी है, पूरा ये हड्डी है ना, तो इसके अंदर क्या है, ब्रेन है, और उसके ऊपर ये खोपड़ी है। इस खोपड़ी को बोलते हैं क्रेनियल। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ध्यान रखिएगा, क्रेनियम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपाल अस्थि। हम लोग भोजपुरी में तो कपार बोलते हैं ना, कपार फोड़ दें, है कि नहीं ऐसा शब्द, बट उसको हिंदी बोलते हैं कपाल। मैंने लिखा है देखिए कि यह कोमल अंग है। क्या है, ब्रेन जो है कि कोमल अंग होता है, जिसकी सुरक्षा क्रेनियम नामक हड्डी यानी कपाल अस्थि करती है। जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये कठोर वाला पार्ट, ये क्या है, क्रेनियम नामक हड्डी है। इस क्रेनियम नामक हड्डी में टोटल 8 हड्डियां हैं। कितनी, 8। सब छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको जोड़ी हुई है ना। टोटल क्रेनियम नामक हड्डी में कितनी हड्डियां का ग्रुप है, तो 8 हड्डियों का ग्रुप है। मैंने लिखा है देखिए, क्रेनियम में 8 अस्थियों का समूह होता है। क्रेनियम में कितने अस्थियों का, 8 अस्थियों का समूह होता है। ये जो है कि क्या है, ये 8 अस्थियां इसमें लगी हुई है क्रेनियम में। तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेन जो है मस्तिष्क कोमल अंग है, और इसकी सुरक्षा कौन सी हड्डी करती है, तो क्रेनियम नामक हड्डी करती है, कपाल अस्थि करती है। ये हड्डियों 8 हड्डियों का क्या होता है, समूह होता है। उस कपाल नामक, देखिए कपाल नामक जो हड्डी है ना, उसके जस्ट नीचे भगवान ने एक झिल्ली दिया है, पॉलीथीन। क्या किया है, पॉलीथीन। मतलब ये ऊपर हड्डी, हड्डी के अंदर पॉलीथीन, और पॉलीथीन के नीचे जो है कि ब्रेन है। ध्यान सुनिए, ऊपर हड्डी क्रेनियम और उसके नीचे पॉलीथीन है। देखिए हड्डी से डायरेक्ट जो है कि ब्रेन टच नहीं है, इसके बीच में पॉलीथीन है। जैसे आप कभी जाओगे तो लेमिनेशन करवाते हैं ना, कागज को लेमिनेशन, तो लेमिनेशन कैसे करवाते हैं, कागज बीच में रहता है, उसके ऊपर दोनों साइड से क्या रहती है, झिल्ली। और जैसे लेमिनेशन होता है ना, तो कागज बेचारा इतना लुजुर पुजुर होता है कि जो ऊपर से झिल्ली होती है ना, वो टाइट कर देता है कागज को, और कागज जो है कि लंबे समय तक चलता है। तो भगवान ने क्या किया कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन को भी क्या किया कि सबसे ऊपर क्या दे दिया, हड्डी क्रेनियम दे दिया, उसके नीचे दे दिया झिल्ली से ढक दिया है। और वो झिल्ली जो है ना, उस झिल्ली को बोलते हैं, याद रखेगा, मेनिनजेस झिल्ली। कौन सी झिल्ली, मेनिनजेस झिल्ली। मैंने लिखा है देखिए, झिल्ली पाई जाती है इस ब्रेन पे। क्या पाई जाती है, कौन सी झिल्ली, मेनिनजेस लिखा भी है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिखा है। मेनिनजेस झिल्ली पाई जाती है क्रेनियम नामक हड्डी के नीचे, मेनिनजेस झिल्ली पाई जाती है। और वो झिल्ली का टोटल 3 परत है। झिल्ली कितने परतों में है, 3 परत है। पहला परत ड्यूरामेटर, दूसरा परत आर्किनोइड, और तीसरा परत है पाया मैटर, है ना। तो पहला ड्यूरामेटर, दूसरा आर्किनोइड,
तीसरा पाया मैटर, यानी जो झिल्ली है ना उसके भी 3 लेयर हैं। कितने लेयर हैं? 3 लेयर। तो पहला लेयर कौन सा है? ड्यूरा मैटर, दूसरा है आर्किनोइड और तीसरा है पाया मैटर, यानी 3 तरह की झिल्ली का लेयर बना हुआ है। अब सुनिए, जो ये झिल्ली है तो बताइए 3 झिल्ली समझिए। मान लीजिए कि मेरा ये उंगली है, 3 झिल्ली है ना। समझिए कि ये ऊपर है, ये तो क्या है? ड्यूरा मैटर। ये है क्या है? आर्किनोइड है ना। और नेक्स्ट है पाया मैटर। अब देखिए जो झिल्ली है ना, ये झिल्ली है तो देखिए ना बीच में खाली है कि नहीं है। इस खाली को भरने के लिए भगवान ने इसके अंदर एक लिक्विड भरा है, द्रव भरा है, जिस द्रव को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। याद रखिएगा, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये क्या है? मेनिंजिस वाली जो मेनिंजिस झिल्ली है ना, उस झिल्ली के बीचों बीच में सब लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है। कौन सा द्रव? तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये मेनिंजिस झिल्ली में भरा हुआ है। अब उस झिल्ली के नीचे अगर आएंगे तो हमारा क्या है? मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। तो आपको मैंने जो चीजें समझाया अभी ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार समझाता हूं। भगवान ने मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए क्या लगाया है? ऊपर कौन सी हड्डी? कपाल, यानी क्रेनियम नामक हड्डी। क्रेनियम नामक हड्डी के नीचे क्या बनाया? मेनिंजिस झिल्ली बनाया। वो झिल्ली 3 लेयर में। पहला है ड्यूरा मैटर, दूसरा है आर्किनोइड, तीसरा है पाया मैटर। तो पाया, ये 3 झिल्ली है, तीनों झिल्ली एक दूसरे के बीच में, ये झिल्ली अगर है तो झिल्लियों के बीच में द्रव भरा है। कौन सा द्रव? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। और ये द्रव क्या करता है? झिल्ली को आराम से चिपका के रखा है, वरना झिल्ली इधर उधर हट जाएगी। समझ रहे हैं ना? झिल्ली जो है मेम्ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। और जिस मेम्ब्रेन जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। तीनों लेयर को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? मेनिंजिस। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे ब्रेन के अंदर संक्रमण हो जाता है, कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, या ब्रेन कभी कभी दर्द करने लगता है, सर दर्द करता है। तो सर दर्द क्यों करता है? क्योंकि मेनिंजिस जो होती है ना, मेनिंजिस झिल्ली, उस झिल्ली के अंदर जो द्रव होता है ना, वो कभी कभी प्रभावित हो जाता है, कभी कभी कीटाणुओं से इफेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण सर दर्द करने लगता है। तो धीरे धीरे अगर यही बहुत बड़ी बीमारी हो जाए तो जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। कौन सा बीमारी? मेनिंजाइटिस। ध्यान सुनिए, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहाँ पर होता है, तो आप कहिएगा ब्रेन के अंदर। जो मेनिंजिस झिल्ली है ना, वो झिल्ली जो है कि संक्रमित हो जाती है वायरस से या किसी भी चीज से संक्रमित हो जाएंगी तो कौन सा बीमारी होगा? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। अब ये मेनिंजाइटिस, एक भारत के बहुत बेहतरीन समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उनकी मृत्यु जो है कि इसी मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से हो गया था। उनको यही हो गया था, यानी मेनिंजिस झिल्ली के अंदर जो है ना कि बीमारी हो गया था, जिसके कारण मेनिंजाइटिस हो गया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर जो सेल हैं, कौन सी? न्यूरॉन सेल। तो जो न्यूरॉन सेल है ना, छोटी छोटी, देखिए न्यूरॉन सेल बीच में दिख रहा है आपको, ये सब न्यूरॉन सेल है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? बाहर क्रेनियम, उसके बाद ये झिल्ली 3 लेयर, ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड और पाया मैटर, ये देखा। और उसके नीचे मैंने देखा बनाया है कि ब्रेन। क्या बनाया हूँ? ब्रेन का हिस्सा जो है कि नीचे है, ये बना हुआ है न्यूरॉन से। किससे बना है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिसके कारण इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए अगर कभी भी आपको ब्रेन के अंदर चोट लग जाएगा तो सही नहीं होगा और धीरे धीरे वो बना लेगा ट्यूमर। क्या बना लेगा? ट्यूमर। ध्यान सुने, कैंसर का ही एक रूप है ट्यूमर, जो ब्रेन के अंदर बना लेगा ट्यूमर, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ये 100% फिक्स है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर कैसे ट्यूमर का इलाज किया जाएगा? ट्यूमर का मतलब छोटी छोटी गठिया बन जाएगी, गांठ बन जाएगा, इस न्यूरॉन के अंदर गांठ बन जाएगी। बताइए उस गांठ को कैसे निकाला जाएगा ब्रेन के अंदर? तो सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रेन को खोलने के लिए क्रेनियम नामक हड्डी पहले हटाना पड़ेगा, फिर मेनिंजिस हटाना पड़ेगा, फिर अंदर ब्रेन को हटाना पड़ेगा, मतलब ब्रेन में से ट्यूमर को निकाला जाएगा। बहुत ही रिस्क है, उसमें बचने का चांस मतलब 9 के बराबर होता है ना। तो ये क्या था? हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको अभी चीजें समझाया है। ये पूरा ये था कि मस्तिष्क को बनाने के लिए क्या क्या चीजें पड़ी है। अब समझते हैं कि जो हमारा मेन ये ब्रेन है, ब्रेन ये कितने भागों में बटा हुआ है। चलिए इसको हम आसानी से समझाते हैं लिख के, और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्रेन कितने प्रकार के हैं या ब्रेन के कितने भाग हैं। तो सबसे पहले प्रकार समझते हैं, उसके बाद उसके अंदर भाग समझेंगे। देखिए जो हमारा ये ब्रेन है ना, ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ है ना। ब्रेन के कितने भाग हैं? 3। पहला फोर ब्रेन,
यानी अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, है ना, फॉर ब्रेन। पहला क्या है? फॉर ब्रेन। चलिए मैं इसको हटाता हूं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। चलिए, उसके बाद मैं फिर आपको समझाने के बाद फिर से लिखवा दूंगा वो चीजें, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला है फॉर ब्रेन। क्या है? फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। ब्रेन कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार की। पहला फॉर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हिंड ब्रेन, है ना, हिंड ब्रेन यानी इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ये बात आपको समझ में आ गई? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यानी फॉर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर ब्रेन और फिर पढ़ेंगे मिड ब्रेन और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में हिंड ब्रेन। तो चलिए अब मैं इसको रफ करके लिखता हूं पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? तो मैंने आपको समझाया था, फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। तो जो ब्रेन का तीनों हिस्सा है, समझ लेते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं और इनके भी कौन कौन से हिस्से हैं। पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद ये ब्रेन टॉपिक जो है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ब्रेन टॉपिक्स कंप्लीट होगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु पढ़ा दूंगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। देखिए, जो अग्र मस्तिष्क है ना, ध्यान सुनिए, जो अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, फॉर ब्रेन, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे बड़ा जो मस्तिष्क का भाग है ना, वो है अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। उसके बाद पश्च मस्तिष्क, ध्यान सुनिए, हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। उसके बाद है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। यानी सबसे बड़ा भाग जो है कि फॉर ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन। समझ में आ गया? चलिए, जो फॉर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है, वो टोटल 4 भाग हैं उसके। कितने हैं? 4 भाग हैं। पहला है ऑल फैक्ट्री। देखिए, पहला है ऑल फैक्ट्री, ध्यान सुनिए, ऑल फैक्ट्री। दूसरा है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है थैलेमस। देखिए, मेन तो 3 ही है। क्या क्या? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। लेकिन एक ऑल फैक्ट्री भी हिस्सा है, छोटा सा। इस हिस्सा को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने बताया कि जो हमारा फॉर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है, उसके कितने हिस्से हैं? टोटल 4। कौन कौन सा? ऑल फैक्ट्री, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब देखिए, ऑल फैक्ट्री क्या काम करता है? ऑल फैक्ट्री ना हमें सूंघने में मदद करता है। जैसे देखिए, घर पर ना कुछ अच्छा पकवान बनता है तो क्या होता है ना, हम दूर बैठे बैठे उसको सूंघ के महसूस कर पाते हैं, आह क्या मतलब स्वादिष्ट भोजन है। तो जो हम महसूस कर पाते हैं वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा बताता है? ऑल फैक्ट्री वाला। क्या बताता है? ऑल फैक्ट्री। तो देखिए, मैंने लिखा है ऑल फैक्ट्री वाला क्या करता है? ये सूंघने में मदद करता है। यानी सूंघ के, ये कहाँ होता है? तो देखिए, जस्ट नाक के ऊपर। ऑल फैक्ट्री कहाँ होता है? जस्ट नाक के ऊपर होता है। वो क्या करता है? जो भी नाक से गैसें जाएंगी उसको सूंघ के बताएगा कि ये क्या है ना। तो स्वादिष्ट भोजन का अनुभव हमें कैसे हो पाता है? इसी ऑल फैक्ट्री के द्वारा, जो ब्रेन का एक हिस्सा है। उसी तरह आता है सेरेब्रम। देखिए, सेरेब्रम ना ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है। यानी सबसे बड़ा हिस्सा यही है, सेरेब्रम। मस्तिष्क में यानी फॉर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ये सेरिब्रम है ना। तो सेरिब्रम है ना, ये 2/3 हिस्सा है और ये शरीर के सभी प्रमुख काम यही करता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये कौन कर रहा है?
सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये चीज़ें बोलनी चाहिए, तुरंत मैं बोल पा रहा हूँ। सोचने की, समझने की, तर्क करने की सभी शक्ति किसके पास है? सेरिब्रम के पास है ना। सोचने, समझने, तर्क करने यानी जवाब देना, और जितनी भी शरीर के अंदर ऐच्छिक क्रियाएं हैं, देखिए ऐच्छिक क्रियाएं हैं, सबको नियंत्रित करके रखता है कौन? सेरिब्रम। तो आपको समझ में आ गया कि ऑल्फैक्टरी क्या काम करता था? सूंघने का काम करता है। अच्छे अच्छे पकवान या कोई भी चीज़ आपके सामने या रास्ते पे जा रहे हो, कहीं कुछ दिख जाए, समझते हो ना, गंध आने लगे, समझ जाइए कि ऑल्फैक्टरी बता रहा है कि ये गंध है कि नहीं। ऐसे ही सेरिब्रम क्या करता है? सोचने, समझने, तर्क करने और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, अब समझते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है ना, कि जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करे। जैसे मैं देखिए, मैं अपना हाथ उठा पा रहा हूँ, वैसे ही हमारे इच्छा के अनुसार है। इसको कौन कह रहा है उठने के लिए? तो सेरिब्रम। क्या कह रहा है? सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिब्रम आगे वाला हिस्सा है, इसलिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं और समझ में नहीं आता तो यहीं पे ठोकते हैं, अरे यार अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़े थे, आता है समझ में ना। वो सेरिब्रम वाला हिस्सा है। क्या है? सेरिब्रम वाला हिस्सा सोचने, समझने, तर्क करने और हमारे शरीर के अंदर होने वाली ऐच्छिक क्रिया, यानी हमारे अपने हाथ से ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैर चला रहे हैं, सब कौन चला रहा है? सेरिब्रम। समझ में आ गया? ये सब ऐच्छिक क्रियाओं पे, यानी सोचने, समझने, तर्क करने तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन? सेरिब्रम। उसके बाद आता है थैलेमस। क्या आता है? थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या करता है ना, कि बाहर होने वाली घटनाओं का एहसास कराता है। जैसे देखिए अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, तो बाहर जब ठंड होगा ना, तो वो ठंड हमारे स्किन से टकराएगी। किससे? स्किन से टकराएगी, त्वचा से टकराएगी, और त्वचा से क्या होगी? टकराने के बाद संवेदी जो कोशिका है ना, यानी सेंसरी जो नर्व्स हैं, वो क्या करेंगी? इसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी, और ब्रेन का कौन सा हिस्सा बताएगा कि ठंडा लग रहा है? वो है थैलेमस। यानी बाहर होने वाली घटनाओं का हमें एहसास कराता है कौन? थैलेमस। जैसे दर्द, बाहर जैसे पिटाते हो ना, जैसे बच्चों को स्कूल में पीटा जाता है, तो देखिए जब पीटा जाएगा तो यहाँ पे चोट लगती है, तो चोट को सेंसरी नर्व्स जो है कि तुरंत ब्रेन तक ले जाती है, और ब्रेन किसको देगा? थैलेमस को देगा। तो थैलेमस बताएगा कि बड़ी तेज चोट लगा है ना। कौन बताएगा? थैलेमस। तो बाहर जो होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जैसे दर्द हो गया, गर्म, जैसे गर्म का एहसास होता है कि गर्मी का दिन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है, नींद लग रहा है, नहीं होता है, बैठे हैं और नींद लगने लगी, तो बाहर से आता है नींद, है ना। तो बाहर से जैसे आएगा वो क्या होगा? नींद। थैलेमस। कौन कंट्रोल करता है उसको? थैलेमस। यानी नींद से अचानक से आप उठ जाते हो ना, बाहर से कोई बोला, तो उस समय क्या होता है? थैलेमस जो है तुरंत एक्टिव हो जाता है कि किसी ने हमको बोला, तो नींद से तुरंत इंसान उठ जाता है डर से, है ना। तो ये बाहर से होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसको नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस। अब इसी का विपरीत है एक हाइपोथैलेमस। ये शरीर के अंदर होने वाली घटनाओं को ये नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ध्यान सुनिए, शरीर के अंदर ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंदर होने वाली घटनाओं को, जैसे मान लीजिए शरीर का तापमान अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा कि शरीर के अंदर से तापमान को क्या किया जाए? बाहर निकाल दिया जाए। तो गर्मी के फॉर्म में, यानी जो गर्मी हीट होता है ना, उसके फॉर्म में कहाँ निकल जाता है? ये बाहर निकल जाता है। कौन? हाइपोथैलेमस जो है कि इंस्ट्रक्शन देता है कि शरीर के त्वचा से क्या को निकल जाए? गर्मी बाहर निकल जाए, तापमान बाहर निकल जाए। तो पहला पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे शरीर के अंदर तापमान का नियंत्रण ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस किस ब्रेन का हिस्सा है? फोर ब्रेन का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ये करता है। अब ऐसे ही और, जैसे किसी पे गुस्सा हो गया आप, किसी से प्यार करते हो, किसी से नफरत करते हो, ये जितना भी चीज़ें है ना अंदर, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, आपको हार्ट में दर्द होने लगा, अरे यार काश हमको बोल दिया, या किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो समझिए कि वो दर्द होता है ना जो, तो वो ब्रेन का कौन से हिस्से में दर्द होता है? तो हाइपोथैलेमस में। यानी प्यार, गुस्सा, नफरत, घृणा, किसी से घृणा करते हो, ये सब किस में होता है? हंसना, सुख दुख, ये सब किस में? हाइपोथैलेमस में जाके बैठ जाता है। यानी जो भी आप चीज़ें सुनते हो ना कभी, तो आपको बड़ी दर्द होता है, अरे यार काश ऐसा ना हुआ होता, ये सब एहसास किस में होता है? हाइपोथैलेमस में। शरीर के अंदर जो जाके फीड हो गया वो हाइपोथैलेमस, अब बाहर से सुन रहे वो थैलेमस। समझ में आ चुका होगा। तो ये था फॉर ब्रेन का पूरा कंप्लीट डिटेल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए अब समझते हैं मिड ब्रेन क्या है। मिड ब्रेन, देखिए मिड ब्रेन में सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि मिड ब्रेन क्या करता है? यह देखने और सुनने में मदद करता है। देखने और सुनने में मदद करता है। कौन?
मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन के भी पार्ट्स है बट आपको उसमें नहीं जाना है, सिर्फ आप बात समझिए। मिड ब्रेन का काम क्या है? देखने और सुनने में मदद करना। ये चीजें, जो चीजें हमें देखते हैं ना तो वो एहसास कराता है कि आपने इस चीज को देखा। ये ब्रेन बताता है, कौन? मिड ब्रेन बताता है कि आपने इस चीज को देखा है। क्लियर? और देखा है, सुना है, इस चीज को सब किसको कंट्रोल करता है? कौन? मिड ब्रेन करता है। ऐसे ही आता है कि हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। क्या है? हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। देखिए हिंड ब्रेन के भी 3 भाग हैं। कौन कौन सा? तो ध्यान सुनिए। सेरिबेलम, देखिए ये था सेरिब्रम, ध्यान सुनिएगा, नाम गलती हो जाएगी। सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर समझिए। यह है सेरिब्रम और यह है सेरिबेलम। ध्यान सुनिए, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में है और सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क में। ये दोनों नाम एक जैसे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान सुनिएगा। तो जो सेरिब्रम है ना वो अग्र मस्तिष्क में, वो सभी क्रियाएं करता है, सोचने समझने, तर्क देना, जवाब देना। जो भी इंसान बोला जवाब दो, उसको सोच समझ के सब कुछ, जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप उसका जवाब देते हो। कौन? सेरिब्रम। क्लियर? अब देखिए जो सेरिबेलम होता है ना, ये क्या करता है? शरीर को संतुलित करता है। क्या करता है? शरीर को कंट्रोल करके रखता है, बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। देखिए जैसे कैसे, आप एक बात देखे होंगे ना, जब कोई इंसान जो है कि कोई भी इंसान शराब पी लेता है, क्या पी लेता है? शराब पी लेता है। तो शराब पीने के बाद ब्रेन का ये सेरिबेलम जो है ना, देखिए नाम सुनिए, सेरिबेलम जो है ना ये अनियंत्रित हो जाता है। इंसान को समझ में आया तो कर क्या रहा है, ऐसे हिलता डुलता चलेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा गड़बड़ हुआ है? सेरिबेलम, है ना, जो पीछे वाला हिस्सा में है। ध्यान सुनिए, पीछे हिस्सा में क्या है? सेरिबेलम। शराब पीने के बाद इंसान अपने नियंत्रण खो देता है, वो कौन से ब्रेन का हिस्सा प्रभावित होता है? तो सेरिबेलम। ये हिंड ब्रेन का हिस्सा है। किसका है? हिंड ब्रेन का है, जो कि सेरिब्रम, जो कि शरीर का संतुलन गड़बड़ कर देता है ना। तो समझ में आएगा, शरीर के संतुलन को नियंत्रित करके कौन रखता है? सेरिबेलम, है ना। आगे समझ में चलिए, नेक्स्ट समझते हैं कि अब इसका एक और पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा, देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ना। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन के किस हिस्से में है? तो हिंड ब्रेन में, पश्च यानी पीछे, मेडुला ऑब्लांगेटा। जब आप देखा होगा ना, अभी आपसे मैंने बताया था फिल्मों में जब हीरो को मारा जाता है तो पीछे यहीं पे है मेडुला ऑब्लांगेटा, लगता है चोट मेडुला ऑब्लांगेटा पर। आइए क्या करता है ना, शरीर के अंदर जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ध्यान सुनो, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे ब्लड प्रेशर, है ना, खांसी, उल्टी, है ना, हार्ट बीट, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। हृदय की धड़कना, पेट में भोजन का पाचन होना, सब कुछ, उल्टी, उत्सर्जन, है ना, छींकना, हिचकी आना, ब्लड सर्कुलेशन का होना, इस सबको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये अनैच्छिक क्रिया है शरीर के अंदर। अब मेडुला ऑब्लांगेटा पे क्या करता है? प्रहार कर देता है यहीं पे। और जैसे यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा पे लगेगा ना तो इंसान की पूरी बॉडी में झंझनाहट आएगी। क्यों झंझनाहट आएगी? क्योंकि ये जितने भी चीज़ें हैं सब प्रभावित होंगे। किसके कारण? मेडुला ऑब्लांगेटा के कारण। मतलब समझिए ना कि आपके घर के मुखिया को अगर कोई पीटे तो सोच के देखिए घर के अंदर खलबली मचेगी कि नहीं मचेगी। बस वही है कि खांसी, श्वसन, जो ब्लड प्रेशर है, उल्टी, पाचन, हार्ट बीट, है ना, उत्सर्जन, छींकना, हिचकी आना, रक्त का परिसंचरण, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। इसी पे किसी ने प्रहार कर दिया, इसलिए शरीर के सभी अंग कुछ सेकंडों के लिए रुक जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। इसलिए फिल्मों में देखे ना, गुंडा जो है कि हमेशा हीरो को पीछे ही वार करता है। कहाँ पे? मेडुला ऑब्लांगेटा पे, ताकि अनैच्छिक क्रियाएं जो हो रही है ना वो रुक जाए। और जैसे रुकेगी हीरो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके बाद उस पर प्रहार कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक और हिस्सा आता है इसका, पोन्स। क्या आता है? पोन्स। इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा दिमाग। इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस ये क्या काम करता है? श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। जैसे देखिए, सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, इसको नियंत्रित कौन करता है? ये पोन्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। यहीं पे आपको मैंने बता दिया, ये छोटा सा हिस्सा है, बस इसका सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये था ब्रेन। पूरा ब्रेन में मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा, है ना, यानी मेरु रज्जु, है ना। मेरु जो रज्जु है ना, ये समझेंगे कि आखिर में ये क्या काम करता है। सबसे पहले इसका लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए, ये आप अगर पीछे वाला हिस्सा देखोगे ये मेरा, ठीक है, यहीं पे क्या होता है ना, इसके जस्ट अंदर की तरफ मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मैंने आपको मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है ये सब आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा ये होता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से, और यहीं से लेकर के कमर तक, ध्यान सुनिए, यहीं से लेकर के कमर तक एक
नर्व्स गई हुई है बंडल के रूप में, नर्व्स गई है नहीं है ना, जो नसें गई हैं बंडल के रूप में, यही क्या है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। आगे समझ में। तो मेरुरज्जु क्या है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा से लेकर के बंडल के रूप में नसें गई हुई हैं कहाँ तक, कमर तक, तो क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या काम करता है कि मस्तिष्क की सहायता प्रदान करता है। अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क किसी कार्य में बिजी हो या अचानक से उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो तुरंत जो जवाब होता है ना वो सब देता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। आगे समझ में। जब आप देखोगे, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप देखोगे ना कि कोई भी प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आग को टच करूं, तो अचानक से जैसे मान लीजिए कि आग को टच करूं या ना करूं, जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, किसी ने आके मुझे आग से या कोई बीड़ी से ऐसे टच करेगा तो मैं अचानक से डर जाऊंगा या मैं उससे दूर हो जाऊंगा। ये अचानक से जो घटनाएं हुई ना, इस घटना को कौन देखा, कौन नियंत्रित किया, वो है स्पाइनल कॉर्ड। मतलब समझ गए ना कि अचानक से होने वाली घटनाओं के प्रति जवाब देना कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कोई भी अचानक से घटना होगी उसका जवाब कौन देगा फटाक से, यह है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, है ना। वरना अगर मान लीजिए कि किसी इंसान का स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाए तो वो अचानक से प्रतिक्रिया नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, रास्ते पे जा रहे हो, अचानक से कुछ काट लिया, ठीक है, तो काटने के बाद तुरंत आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वहां पे कौन काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ब्रेन को चाहिए सोचने का समय, ब्रेन को क्या चाहिए, सोचने का समय। आइए बिना सोचे बिना समझे अचानक से रिएक्शन देता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने लिखा है देखिए, मस्तिष्क की सहायता करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा से लेकर के कमर की हड्डियों तक ये पतली बंडल के नर्व्स की तरह रुकी हुई है। अब आप देखोगे ना, जब आप अगर आपने स्केलेटन देखा होगा, मतलब मानव कंकाल अगर आपने देखा होगा, उसमें देखा होगा यहाँ से लेकर यहाँ से रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, पूरी रीढ़ की हड्डी एक मोटा जो है ना खोखला है, उसी खोखले अंदर के अंदर जो है कि वायर गया है ना, ये वायर पूरी जो वायर गई हुई है ना, वही वायर क्या है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। आगे समझ में। तो जो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से, मेडुला ऑब्लंगेटा से लेकर के कमर तक पहुँची हुई है। ये आपको क्या करता है, तो मस्तिष्क की सहायता करता है और अचानक से होने वाली रिएक्शन का ये जवाब देता है फटाक से। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, अब मान लीजिए कि आपका ब्रेन कहीं और एक्टिव होता है ना, जस्ट सपोज करिए आप साइकिल चला रहे हो, आप किसी और को देख रहे हो, है कि नहीं, आप देखते देखते साइकिल चला रहे हो, अचानक से कुछ आ गया, फटाक से ब्रेक लगाते हो। आपने सोचा होगा ना, जब आप साइकिल चला रहे थे तो कहीं आपका ध्यान कहीं और था, किसी और को जाते हुए देख रहे थे, बट अचानक से आपने ब्रेक लगाया, कोई आ गया, अचानक से अगर आपको दिख गया तो ब्रेक लगाते हो फटाक से। उस समय ये वाला ब्रेन किसी और को देख रहा होता है, बट स्पाइनल कॉर्ड जो है ना तुरंत साइकिल के ब्रेक को लगा देता है। मतलब समझ में आएगा ना, अचानक से जो भी घटनाएं होती है ना वो सब कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने लिखा है देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए अचानक से हिचकी आ गया, है ना, अभी खाना खाए तुरंत हिचकी आ गया, उसको कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। मैंने बताया था हिचकी आना ये सब मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, बट देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा से तो जुड़ा हुआ है ये पूरा ना, ये अचानक से उसका रिप्लाई देता है, ठीक है। हिचकी, श्वसन की क्रिया सब ये कौन करता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा से निकला हुआ है। क्लियर। देखिए अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप धूप में गए, है ना, धूप में गए तो धूप में जाने के बाद आप देखते हो अचानक से आंखें बंद हो जाती है फटाक से, ये कौन, तुरंत काम कौन करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड। आगे समझे, धूप में जाओगे तो अचानक से आंखें बंद हो जाती है, कौन काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। आगे समझ में। ऐसे ही और देखिए, गर्म वस्तुओं को जब आप हाथ लगाते हो ना तो तुरंत हटा दोगे, जैसे ही गर्म वस्तु आपके हाथ से टच होंगी तो क्या करोगे आप, तुरंत हटा दोगे। ये भी क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। मतलब अचानक से आप कहीं भी गए तो जो भी एक्शन रिएक्शन होगा ना वो सब कौन कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हो तो जब रास्ते पर जाते हैं तो कहीं मान लीजिए कांटे पर पैर रखे तो हल्का सा चुभता है तो तुरंत पैर उठा लेते हैं, ये कौन किया, तुरंत कौन जवाब दिया,
वो है स्पाइनल कॉर्ड। गाड़ी चलाते हो तो अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो, कौन कंट्रोल किया है? स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने पूरा यहाँ पे वो चीज़ें लिखा हुआ है, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए, छींकना, हिचकी, धूप में पलकों का बंद हो जाना, है ना, गर्म वस्तुओं को हाथ लगाने से तुरंत हटा देना, कांटे पर पैर रखने कर क्या करते हैं, तुरंत हटा लेते हैं जैसे पैर पड़ता है, वाहन चलाते समय अचानक ब्रेक लगना, ये सब जो क्रियाएं है ना, कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। मतलब एक बात तो समझ में आ गया ना कि बिना सोचे समझे तुरंत अगर जवाब आप देते हो, जैसे आपको किसी ने फटाक से कुछ बोला तो आप भी फटाक से बोल देते हो बिना सोचे समझे, उस समय कौन? स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप सोच समझ के जवाब देते हो, मतलब किसी ने कुछ बोला कि देखो तुम ऐसे इंसान हो, तो आप सोच रहे हो कि क्या हम ऐसे इंसान हैं, इसका मतलब आपका ब्रेन एक्टिव है ना। अगर उसने कुछ बोला, ठीक है, तो आप तुरंत अगर जवाब देते हो तो इसका मतलब क्या है? वो स्पाइनल कॉर्ड ने आपको जवाब दिया कि आप ये चीज़ें बोलो, है ना। महिलाओं में देखते हो ना, महिलाओं का ब्रेन काम नहीं करता है, सबसे ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। आप फटाक से कुछ बोलो और उसके बदले आपको फटाक से सुना देंगे कुछ, है ना। तो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो है कि एक्टिव ज़्यादा उन लोगों का रहता है ना। ब्रेन तो एक्टिव है नहीं, ब्रेन तो है ही नहीं है, छोड़ो, कहाँ वो लोग बात करते हैं ना। मतलब ब्रेन न होने का मतलब क्या है कि बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल दो, है ना। इसका मतलब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। भगवान ने सबको ब्रेन दिया है, बट वो लोग सोचती नहीं है ना, कुछ भी बोल देते हैं फटाक से। तो इस कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड। जो मेन ब्रेन है वो तो काम ही नहीं करता उनका, है ना। इसीलिए सबसे बेस्ट उपाय है कि सबसे अच्छा कोई अगर आपको कुछ बोले तो सबसे पहले उस बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद उसका रिप्लाई दीजिए। आपको ब्रेन को एक्टिव करना है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।